नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज का हमारा ये लेटेस्ट अपडेट है आज के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। उसको भी कर दो। चल सही आ गया। चलिए करते हैं शुरुआत तो आज की इस लेक्चर की। सबसे पहले आज का हमारा ये लेक्चर, इसका पहला वॉल्यूम अभी अपलोडेड रहा है, सैटरडे के दिन हुआ था। उसको भी आप जरूर देखें। और आज का ये है ही, इस वॉल्यूम को भी आप जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये वॉल्यूम है, जरूरी है। चलिए अब करते हैं शुरुआत हम आज के इस लेक्चर की। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे और करते चलेंगे। चलिए भाई, चलिए बहुत ज़रूरी है ये सेशन, इसको ज़रूर देखें आप। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आज के लिए जो हमारा है वो है जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का, वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, चिकित्सा के क्षेत्र में हम जैव प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में जो सुरक्षा, अत्यधिक प्रभावी औषधियों के जो व्यावसायिक उत्पादन के कारण जो पुनर्युगज डीएनए तक की एक प्रौद्योगिकी में जो स्वास्थ्य संघ के सेवाओं के क्षेत्र को विशिष्ट पहचान बनाई है। मतलब इसने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, किसने, जो है जैव प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी। अब जो पुनर्युगज चिकित्सक उत्पादकों में मनुष्यों का किसी प्रकार के जो हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए किसी जैसे टोके को मृत सूक्ष्म या निर्जीवीकृत जो सूक्ष्मदर्शी में से तैयार करने पर जो शरीर के सभी हानिकारक, मतलब आवश्यक जो एंटीजन के अतिरिक्त अनेक प्रकार के जो रसायन का प्रवेश होता है, शरीर के अवांछनीय प्रतिरक्षाओं का या संक्रमण पैदा करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्यों में किसी भी हार्मोन्स के किसी भी मानव या फिर अन्य स्तनधारी से प्राप्त करने पर कुछ अनावश्यक रसायनों का शरीर में प्रवेश हो जाता है तो एलर्जी जैसी प्रतिरक्षाओं करती हैं। तो प्रोटीन जो उत्पादकों के साथ यह समस्या नहीं आई है। मतलब अब इसमें क्या था, जो हमें सामान्य तौर पर जो हम हार्मोन्स या फिर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं बिना डीएनए, पुनर्युगज डीएनए तकनीकी का उपयोग करते हुए, तो उसमें जो हार्मोन्सों का निर्माण होता है उसमें कई जो है परेशानियां देखी जाती हैं। मतलब उनके यूज करने के बाद उसमें जो एलर्जी प्रक्रियाएं या फिर और भी कुछ अब प्रक्रियाएं होने लगती हैं। अब इन सभी प्रक्रियाओं को समाप्त या फिर कम करने के लिए, के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग रहा है। मतलब डीएनए जो प्रौद्योगिकी थी, इसके उपयोग यूज हो जाने के बाद जो सारी की सारी जो क्रियाएं थी, जो ऐसी क्रियाएं जिनका यूज हम करते आ रहे थे, जिनसे एलर्जी क्रियाएं हो रही थी, लेकिन इसके यूज के बाद वह एलर्जी क्रियाएं फिर नहीं हुई, क्योंकि ये उस एलर्जी गुण को निकाल दिया गया इसके अंतर्गत। चलिए अगला देखेंगे, तो अगला हैगा इसका जो अनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन, यानी जो इंसुलिन था वो अनुवांशिकतः इंसुलिन का निर्माण किया गया। वो किस प्रकार से किया गया वो देखिए। अब आप देखो, मनुष्यों में होने वाला जो मधुमेह एक रोग होता है जिसे डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज एक रोग होता है जो इंसुलिन के बनने के क्लास 11th में हम इस चैप्टर 22 में पूरा का पूरा अच्छे से किए हैं।
कोई समझने की अभी यहाँ पर बात है नहीं हमें। अगर नहीं देखे ना तो आप उसी को देख लीजिए जाकर, उससे आपका जो सारे के सारे क्लियरनेस हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो जो ये रोग है इंसुलिन या ना बनने अथवा कम मात्रा में बनने के कारण होता है, मतलब इंसुलिन के ना बनने या फिर कम बनने के कारण ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस रोग का उपचार रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन्स देकर, इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स को देकर इनका इलाज किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स होता है जो पहले समय में रोगियों को उपचार हेतु इंसुलिन के जो बूचड़ खाने में मारे गए जानवरों जैसे मवेशियों व सुअरों से किया जाता था। मतलब पहले जो इंसुलिन था इसे ऐसे मवेशियों से प्राप्त किया जाता था जो मरे हुए जो मवेशी थे उनसे इसको प्राप्त किया जाता है इंसुलिन को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसमें कुछ हो गया। तो देखिए प्राप्त किया जाता था तो जानवरों से प्राप्त इंसुलिन को लेने से कुछ मनुष्यों में एलर्जी या प्रोटीन से होने वाले जो अन्य प्रतिक्रियाएं होने लगती थी, इसके संक्रमण का खतरा भी बना रहता था। लेकिन जो पुनर्युगज डीएनए तकनीक आई तो इसके सभी जो एक बेहतरीन हल प्रस्तुत कर दिया। यानी मानव कोशिकाओं से इंसुलिन कोड करने वाले जीन को प्लाज्मिड से जोड़कर पुनर्युगज डीएनए कोशिकाओं को क्लोन को या पुनर्युगज इंसुलिन, इससे जो पुनर्युगज इंसुलिन बनाया गया। पहली बार जो पुनर्युगज इंसुलिन है वो एली लिली कंपनी ने बनाया था। जो इंसुलिन का निर्माण ये पहला ऐसा हार्मोन्स था जो मानव द्वारा बनाया गया था। यानी मानव निर्मित प्रथम हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तो उसे इंसुलिन कहते हैं। इसे पहली बार एली लिली कंपनी ने बनाया था। इसको आप याद रख के चलिए। जरूरी ये होती हैं कुछ जानकारियां जरूरी होती हैं, इनको आप बना के चलिए तो आपके लिए ये काम आने वाली हैं आखिरी तक। अब इसमें देखिए इंसुलिन एक प्रोटीन है, हार्मोन्स होता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। इस श्रृंखला में दो श्रृंखलाओं यानी ए व बी नाम दिए गए। इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं, उनको नाम दिया गया ए व बी। अब ए व बी इसमें दो श्रृंखलाएं होने वाली हैं, तो ये दोनों श्रृंखलाएं जो है डाइसल्फाइड बंधों की बनी द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों में जो इंसुलिन का संश्लेषण एक प्रकार प्राक जो हार्मोन्स या फिर प्रो हार्मोन्स के रूप में होता है। प्राक हार्मोन्स होगा या फिर प्रो हार्मोन्स, इस हार्मोन्स के रूप में इसमें होता है। तो किसी भी जो एंजाइम की तरह प्रो हार्मोन्स को भी पूर्ण रूप से परिपक्व या प्रक्रियाशील बनाने के लिए प्रसंकरण की आवश्यकता होती है। इसमें भी हमें प्रसंकरण यानी संकरण की आवश्यकता होती है, संकरण हमें करना होता है। तो इंसुलिन के इस प्रकार के जो एक तीसरे पेप्टाइड श्रृंखला जिसे सी पेप्टाइड कहा जाता है, तो परिपक्व इंसुलिन इस सी पेप्टाइड का अभाव होता है, अर्थात इंसुलिन के परिपक्वन के दौरान इस पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। अब इस पेप्टाइड को क्या कर दिया जाता है, इससे हटा दिया जाता है। तो पुनर्युगज डीएनए तकनीकी में के प्रयोग द्वारा जो इंसुलिन निर्माण में कोई जो प्रमुख चुनौतियां यानी इंसुलिन को इसकी परिपक्व अवस्था में सी अर्थात बिना सी पेप्टाइड के प्राप्त करना था। तो जो 1983 में एक अमेरिकी एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली कंपनी। उस कंपनी ने इसे बनाया था। इस समस्या को प्रस्तुत कर करोड़ों जो मधुमेह रोगियों को जीवन आसान बनाया था। एली लिली कंपनी ने इंसुलिन जो ए व बी जो की श्रृंखलाओं को कोडित करने वाला एक डीएनए था, उस अनुक्रमों को संश्लेषित किया तथा जीवाणु इकोलाई, कौन सा जीवाणु इकोलाई में प्लाज्मिड से जोड़कर पुनर्युगज डीएनए बनाया। इस पुनर्युगज डीएनए के कारण जो जीवाणु कोशिका दो अलग अलग श्रृंखला ए व बी बनने के सक्षम हो गई थी। इस प्रकार से ए व बी अलग अलग प्रकार प्राप्त किया तथा बंध में डाइसल्फाइड बंधों को जोड़कर सक्रिय इंसुलिन प्राप्त कर ली थी। अब इसमें सक्रिय जो इंसुलिन थी इसको प्राप्त कर ली गई थी और इंसुलिन का जो उपयोग था, यूज था, उन रोगियों पर किया गया था जिन्हें मधुमेह था। तो उससे क्या हो गया कि इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी। इस प्रकार से इसकी सारी क्रिया की जाती है। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, इसे कोई ज्यादा विशेष नहीं होता है। ये आपको बनाने के लिए डायग्राम कोई नहीं आएंगे, लिखने के लिए आते हैं सिर्फ। अब आता है जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी क्या है, इसको भी आप याद करके चलिए। आज यहां से जाइएगा। क्या होता है जीन थेरेपी? देखो, किसी रोग या विकार के उपचार के लिए मनुष्यों की जो कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ का जो प्रविष्ट करना जीन थेरेपी कहलाता है। मतलब किसी रोग है, कोई रोग है, किसी रोग या विकार के उपचार के लिए मनुष्यों में अनुवांशिक यानी
कोई रोग है उसके उपचार के लिए मनुष्य में अनुवांशिक पदार्थ को प्रविष्ट करना, उसके अंदर प्रवेश करना अनुवांशिक पदार्थ का, वह कहलाता है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी कहलाता है। जीन थेरेपी का प्रयोग जो है उपापचय की जो जन्मजात त्रुटियां होती है ना, जन्मजात त्रुटियां, तथा साथ ही बाद की जो गंभीर परिस्थितियों में जो हृदय वाहिका रोगों आदि के इनके उपचारों में इसका उपयोग किया जाता है जीन थेरेपी का। अब इसमें क्या है और आगे देखेंगे तो अनुवांशिक रोगों के साथ पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जीन थेरेपी आशा की एक किरण होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुवांशिक रोग था, ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुवांशिक रोग था उससे लड़ने का एक अच्छा, उस अनुवांशिक रोग से लड़ने का एक अच्छा जो क्लू मिला, एक चीज मिली, एक प्रोडक्ट मिला, कुछ भी समझ सकते हैं आप, जो चीज हमें मिली है वो है ये जीन थेरेपी। उनसे लड़ने के लिए एक औजार मिला, औजार समझिए आप, औजार, ये क्या है? जीन थेरेपी है। अतः जीन थेरेपी अनेक विधियों के मेल से बनी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भ्रूण या शिशु को चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जाता है। मतलब उसके जीनों में अगर कोई दोष है, उसके जीनों में अगर कोई दोष है तो उस दोष को चिन्हित किया जाएगा और उस दोष का इलाज किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा इस विधि के द्वारा। ठीक है। तो अनुवांशिक विकार के सुधार का सिद्धांत किसी भ्रूण या व्यक्ति के दोषपूर्ण अक्रियाशील जीन के कार्य की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से सामान्य क्रियाशील जीन को वह प्रतिस्थापित कर देता है। जीन थेरेपी का सबसे पहला चिकित्सीय प्रयोग सन 1990 में एडिनोसिन डाइएमिनेज, जो एडिनोसिन डाइएमिनेज होता है एडीए, उस एंजाइम की कमी से पीड़ित एक 4 वर्षीय बच्ची पर किया गया था। एक बालिका यानी बच्ची, 4 वर्षीय बच्ची पर किया गया था। यह एंजाइम जो एडीए प्रतिरक्षी तंत्र के सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होता है, एडोनिसिन डाइएमीन। ठीक है। इस एंजाइम से एडीए प्रतिरक्षी तंत्र को जो क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होता है, यह विकार है जो जन्मजात कमी के कारण होता है एडीए के। ठीक है। इस एंजाइम को कोड करने वाले जीन को जो विलोपन हो जाता है तो कुछ बच्चों में एडीए न्यूनता का उपचार अस्थि मज्जा जो प्रत्यारोपण, जो अस्थि मज्जा थेरेपी होती है उसके द्वारा इसका किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो ट्रांसप्लांटेशन होता है कौन सा? बोन मैरो वाला यानी अस्थि मज्जा वाला, उससे होता है, के द्वारा किया जाता है। तो अन्य इसके उपचार जो है एंजाइम प्रतिरक्षी चिकित्सा द्वारा किए गए। तो एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा में बच्चों के क्रियाकलाप यानी एडिनेसिन जो डाइएमिनेज था उस एंजाइम के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका पहला प्रमाण मिला जीन थेरेपी का, वो हमने यूज किया एक 4 साल की बच्ची पर। उसका एक कमी थी, न्यूनता थी किसकी? एडीए की, उसमें न्यूनता थी, उसकी पूर्ति के लिए इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। आप पढ़ के रखिए। इस प्रकार से ये होता है इसमें अस्थि मज्जा में स्टेम सेल से निकालना, फिर उस स्टेम सेल का क्या होता है? ट्रांस जो वायरस होता है के द्वारा सामान्य जीन के साथ अस्थि मज्जा की कोशिकाओं को ले जाना, फिर होता है इसमें आ जाना, फिर उसके बाद विषाणुओं द्वारा जो पुनर्युगज डीएनए को सामान्य जीन के जीनोम से उसमें मिल जाना, और फिर अनुवांशिक अभियांत्रिकी कोशिकाओं का जो रोगी है उसमें प्रवेश कर देना। ये सारी क्रियाएं होती हैं, इस क्रम में चलती हैं और सीक्वेंस वाइज ये सारी की सारी क्रियाएं कार्य करती हैं। अब हमें देखना है भाई आणविक निदान या फिर मॉलिक्यूलर जो डायग्नोसिस हैं वो क्या हैं। देखिए किसी भी रोग के जो प्रभावी उपचार के लिए उसके जो प्रारंभिक अवस्थाओं में पहचान तथा जो कारकियों को समूह बहुत आवश्यक होता है। वो समूह क्या होता है? बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो रोग निदान या फिर जांच की जो परंपरागत विधियां जैसे मूत्र या सीरम विश्लेषण आदि जो होती हैं, कैसे रोग का प्रारंभिक स्थितियां पता लगना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये लक्षण प्रारंभिक स्थिति में नहीं आते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो प्रारंभिक स्थिति में आता है। ठीक है। तो अब इसमें रोग की जो प्रारंभिक अवस्थाओं की जांच के लिए पुनर्युगज डीएनए प्रौद्योगिकी या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तथा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनियो सरोगेट या फिर एलाइजा जो एक उदाहरण है, इसका एक इलाज है, एक ट्रीटमेंट है, एक परीक्षण है, जैसी तकनीकों की मदद ली जाती है। जैसे एड्स में लिया जाता है एलाइजा का। ठीक है। तो किसी रोगजनक जैसे विषाणु, जीवाणु, विषाणु आदि के शरीर में उपस्थिति सामान्यतः तब अंदेशा व्यक्त किया जाता है इससे, और ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब इसमें पीसीआर एक नए अध्ययन है इसका। अब इसमें देखेंगे हम
एक और रहेगा खोजी या प्रोब। क्या होता है, देखो जो खोजी न्यूक्लियोटाइडों के छोटे 10 से 30 क्षारक युग्म लंबे होते हैं, खंड के होते हैं, मतलब जो प्रदेश में अपने जो संपूरक खंडों की पहचान करते हैं या उनकी पहचान कर सकते हैं। तो इन रज्जुकों को डीएनए या आरएनए के जो रेडियो एक्टिव अणुओं से चिन्हित कर जो नैदानिक जीवों में प्रयोग किया जाता है तथा खोजी कहा जाता है। अब इनको कोशिकाओं के एक क्लोन में अपने पूरक डीएनए के साथ जो संकृत कराया जाता है, इसका पूरक जो डीएनए होता है उसके साथ इनको क्या किया जाता है, संकृत किया जाता है। अब संकृत किया जाता है इनको, तो क्या होता है, इसमें संकृत किया जाता है तो डीएनए से इनको संकृत किया जाता है भाई, उस प्रकार से इसको बनाया जाता है। अब हम देखेंगे एलाइजा विधि क्या है। देखो एलाइजा में एड्स जो सहित अनेक संक्रामक रोगों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। एलाइजा तकनीकी कम आणविक भार वाले एंटीबॉडीज अणुओं की एंजाइम के साथ जुड़ने की क्षमता तथा एंजाइम सक्रिय प्रतिरक्षा संयुग बनाने की क्षमता आधारित है। इस तकनीकी में ऊतकीय रसायन अभिरंजन तकनीकों में जो प्रतिरक्षी क्रियाओं की जांच की जाती है ना, उन सभी क्रियाओं की इसके द्वारा जांच की जाती है। आप पढ़ के रखिए एलाइजा विधि को, ये कभी लिखने नहीं आती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। देखो संकरण में जो ऑटोग्राफी की पहचान, ऐसा क्लोन जिसमें उत्पादित जो फोटोग्राफ है, ये रेडियोग्राफ, ये सारी की सारी जो है एलाइजा के ही सिद्धांत होते हैं। अब हमको देखना है पारजीनी जंतु क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। पारजेनिक जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। देखो ऐसे जंतु जिनमें किसी और जीव के समान लक्षण पैदा किए गए और किसी एक नए जीन से किसी नए जीव के उसमें जीन डाले गए, वो ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। देखिए ऐसे जंतु जिसमें अनुवांशिक पदार्थ में फेरबदल किया गया, उसके अनुवांशिक पदार्थ में करके अभिव्यक्त होने वाले जो विजातीय बाह्य जीन प्रविष्ट करा दिया गया है, पारजीनी जंतु या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाते हैं, है ना। ऐसे जंतु कहलाती हैं जिनका अनुवांशिक पदार्थ में क्या किया गया है, उनके जो जीन थे उसमें फेरबदल किया गया है, वह कहलाते हैं पारजीनी जंतु। जिनके अनुवांशिक पदार्थ में फेरबदल किया गया है वह पारजीनी जंतु कहलाते हैं। कौन से जंतु कहलाते हैं, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। देखो पहले पारजीनी जंतु चूहे थे। इन जंतुओं में जो विजातीय वृद्धि हार्मोन्सों को प्रविष्ट बनाया गया। इन चूहों का आकार सामान्य चूहों के आकार से दोगुना था। बहुत बड़े आकार के इन चूहों का निर्माण किया गया था। देख लीजिए आप सामान्य कारकीय पर या फिर विकास। अब सामान्य कारकीय या फिर विकास को देखेंगे। देखो ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जा सकता है जिसमें यह जाना जा सके कि जीनों का जो नियमन किस प्रकार से होता है तथा कैसे यह शरीर के सामान्य क्रियाओं और विकासों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए इन जंतुओं के जो निर्माण में वृद्धि में जो भागीदारी जटिल कारक जैसे इंसुलिन लाइक प्रोब और फैक्टर जो हैं इनका अध्ययन किया जाता है। इस कार्य हेतु अन्य प्रजातियों या फिर ट्रांसजेनिक जो रूप वाले की जीवों का प्रयोग किया जाता है। अतः एक वृद्धि कारक अनुपस्थिति में जो जेनेटिक प्रभाव होते हैं उनका जो अध्ययन किया जा सकता है, इसमें उन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए रोगों का अध्ययन, इसमें किस प्रकार की स्टडी ऑफ डिजीज किस प्रकार की जाती है, इसमें वो देखेंगे हम। देखो अनेक परजीवी जंतुओं को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, मतलब अनेक परजीवी जो जंतु होती हैं उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है जिससे कि यह पता लग सके कि जंतु के रोग के विकास में क्या भूमिका है, रोग के विकास में क्या भूमिका है। तो इस प्रकार के जो तैयार किए गए जिसमें वह मानव रोगों के अध्ययन के लिए नमूने मॉडल के रूप में कार्य करे, जिसमें रोगों के एक नए उपचार की संभावनाओं का अध्ययन किया जा सके, मतलब जो नए उपचार है उनकी संभावनाओं का अध्ययन किया जा सके। आज मनुष्य के पास जो अनेक ऐसे रोग यानी कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, रेडियोटाइड्स हो गया जो अर्थराइटिस है, या फिर एल्जीमर हो गया, इन सभी जो के लिए जो पारजीनी नमूने हैं ना उनको उपलब्ध कर सके, ऐसे जो रोग होती हैं उनकी स्टडी कहलाती है। केसेस ऑफ वो क्या कहते हैं उनको, केसेस स्टडी ऑफ डिसीजेज, यानी कि केस स्टडी किसकी, रोगों की, अध्ययन की। चलिए आगे चलेंगे तो जैविक उत्पाद यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं इसके। देखो रोगों के उपचार में प्रयोग होने वाले कुछ जो औषधीय जैविक उत्पाद होते हैं, लेकिन इन उत्पादों का निर्माण प्राय काफी महंगा होता है। ऐसे जो जैविक जो उत्पाद हो उनका का निर्माण परजीवी जंतुओं की मदद से किया जाता है, जो परजीवी जंतु होती हैं उनकी मदद से किया जाता है। तो इस क्रिया में जो वांछित जैव उत्पाद को कोड करने वाले जीन को किसी जंतु में प्रविष्ट करा दिया जाता है।
मानव प्रोटीन अल्फा एंटी ट्रोफिन जो था, जिसका प्रयोग एम्फीसीमिया रोग के उपचार में किया गया, को कोड करने वाली जंतु से प्रविष्ट कराने वाले परजीवी जंतु बनाए गए, जिसे फेनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे रोगों के उपचार से मदद मिली। सन 1997 में पहला ट्रांसजेनिक गाय, जिसे हम रोजी बोलते हैं, उसका निर्माण किया गया था। गाय यानी रोजी। पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक गाय थी रोजी। इसको याद रखिए, ठीक है। इसका दूध मानव प्रोटीन अल्फा जो लैक्टोल्यूमिन था उससे समृद्ध था। यह मानव शिशुओं के लिए एक प्राकृतिक दूध की अपेक्षा अधिक पोषक मान वाला संतुलित उत्पाद था। इसमें जो अल्फा लैक्टोल्यूमिन की मात्रा 2.4 ग्राम थी प्रति लीटर में थी। और आणविक खेती क्या होती है, अब इसको देखिए। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं की मदद से औषधि व जो भी अन्य जंतुओं का निर्माण जो आणविक खेती कहलाता है, ठीक है। सॉरी, क्या अगर ट्रांसजेनिक जंतुओं की मदद से औषधि या फिर अन्य जंतुओं का निर्माण क्या कहलाता है? आणविक खेती कहलाता है। टीकाकरण देखिए, वैक्सीनेशन, टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीन जो होता है सेफ्टी, टीका सुरक्षा होती है, वैक्सीन सेफ्टी। देखिए, मनुष्यों में प्रयोग किए जाने वाले जो किसी टीके की सुरक्षा के परीक्षण के लिए परजीवी चूहों का विकास किया जाता है। मतलब ऐसे चूहों का विकास किया जाता है इन पर टेस्ट किया जा सके, ठीक है। तो परजीवी चूहों का प्रयोग जो है पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा के लिए परीक्षण के लिए किया गया। अगर यह प्रयोग जो है विश्वसनीय व सफल रहे तो इनको हम मनुष्य पर यूज कर सकते हैं, इनको हम मनुष्य पर यूज कर सकते थे, ठीक है। अब इसका जाता है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। जो परीक्षण क्या है, केमिकल सेफ्टी जो टेस्टिंग है वो क्या है, वो उसको और देख लीजिए आप। देखो, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में जो अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहा जाता है, इसकी जो प्रक्रियाएं वही होती हैं जो औषधीय अविषालुता के परीक्षण में प्रयोग की जाती हैं। इस प्रकार की जो परजीवी जंतु बनाए जाती हैं जिसमें ऐसी जीन होती है, उसे गैर पारजीनी या फिर सफल जंतुओं की अपेक्षा विषाक्त पदार्थों के लिए अधिक संवेदनशील बनाती हैं। अब इन जो जंतुओं में विष पदार्थों के संपर्क में लाया जाता है तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रकार से इनकी अविषाक्तता का अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे क्या है नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे क्या थे? पेटेंट क्या थी, ये सभी चीजों को अब हम देखने वाले हैं। देखो, मानव द्वारा बुद्धिमानतम जीव इन संदेह नहीं है कि लेकिन मनुष्य का सोचना वही सर्वश्रेष्ठ है और उसे ही पृथ्वी पर रहने का सबसे ज्यादा अधिकार है। न्याय संगत नहीं है। मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जो जीवधारियों का हमेशा से शोषण करता आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। बिना नियम कायदों के मनुष्य द्वारा जीवधारियों में किया गया अनुवांशिक फेरबदल इसी तरह जारी रह सकता है। तो मनुष्य में क्रियाकलापों के मूल्यांकन के लिए कुछ नैतिक जो मानकों का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। ऐसे मुद्दों को नैतिकता पर इन जैव महत्व में बहुत आवश्यक है, इन मुद्दों का उपयोग करना, ठीक है। अब आगे देखने वाले हैं हम कि अनुवांशिक उलटफेर वाले जीव द्वारा जब प्रयोग में पर्यावरण में प्रवेश पाते हैं तब इसमें कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। कौन सा जेनेटिक मॉडिफाइड जंतु कब भस्मासुर बन जाए इसका कोई मनुष्य को कोई पता नहीं होता। ऐसे आकांक्षा व्यक्त की गई है जिसमें सूक्ष्म जीव बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस बना हुआ है, इसी तबाही का कारण बना हुआ है। ये भी मानव निर्मित ही है, जीव नहीं है, लेकिन ये वायरस है। मतलब ऐसे जो अनुवांशिक फेरबदल कब प्राण घातक सिद्ध हो जाए इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है देखो GEAC, भारत सरकार इस मुद्दों पर नजर रखने के लिए एक सहमति बनाई है। इन सभी पर वो क्या करती है, नजर रखती है, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो GEAC, ये जो है समिति जो GM शोधों या सेवाओं पर जीवधारियों में प्रवेश या न्यायिकता या वैधता की जो जांचें हैं उन पर क्या करती है, ये अपनी पहुंच बनाए रहती है, अपनी निगाह बनाए रखती है। अब आता है अनुमत या फिर एस्क या फिर जैसे पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट देखो, सरकार द्वारा किए गए वस्तु सेवाओं में जो खोजकर्ता को दिए जाने वाला वह अधिकार जो अन्य व्यक्तियों को इस खोज में व्यावसायिक उपयोग से रोकता है, पेटेंट कहलाता है। मतलब किसी ने अगर कोई
मॉडिफाइड चीज वस्तु या फिर किसी जीव का निर्माण किया तो उसका श्रेय सिर्फ उसी को जाएगा जिसने उसकी खोज की। और किसी अलग व्यक्ति को, कोई अगर व्यक्ति दावा करता है कि उसको भी फायदा मिलना चाहिए तो उसको उस फायदे से रोकने वाला का जो अधिकार है उसी को पेटेंट बोलते हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने पेटेंट बनाए, 1093 पेटेंट हैं थॉमस एडिसन के। ठीक है, अब आता है पेटेंट निम्न के लिए दिए जा सकते हैं, किसी जो है आविष्कार के लिए भी होती हैं और पहले हो चुके किसी आविष्कार के सुधार के लिए भी हो सकता है कोई पेटेंट, किसी उत्पादन को बनाने की विधि के लिए भी पेटेंट हो सकता है, किसी विचार या अभिकल्पना के लिए भी कोई पेटेंट हो सकता है। इन सभी चीजों के लिए क्या हो सकते हैं? पेटेंट। तो जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियों ने उन अनुवांशिक पदार्थों या पौधों का जैविक संसाधनों से लेकर बनाने वाले उत्पादों या प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट दिए जा रहे हैं। किसी विशेष क्षेत्र या देश के लोगों को प्राचीन काल से ही पहचान का प्रयोग किए जा रही, दूसरी शब्दों में जनता जिस वस्तु को या पौधे या जंतु को पुराने या पुरातन काल से यूज करती आ रही है, जो उसके जीवन में अभिन्न अंग बना है, उसका कोई पेटेंट या कोई कंपनी करती है तो अब उसको अगर कोई ये दावा करे कि ये हमारा है तो उसको पेटेंट कहते हैं। नीचे ये पेटेंट की संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, आपको पढ़ना ये जरूरी हो जाता है। अब आ जाता है बायोपायरेसी। भैया बायोपायरेसी क्या होती है ये देखिए। देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां व दूसरे संगठनों द्वारा किसी देश के जो जैविक संसाधन व उनकी संबंधित व्यक्तियों के बिना अधिकृत किए हुए या फिर बिना किसी संपूरक भुगतान के कम भुगतान किए प्रयोग या बायोपरेसी कहलाता है। मतलब क्या हैगा कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां फिर दूसरे कोई और देश का संगठन हो सकता है, उसके संबंधित व्यक्तियों के बिना अधिकृत किए हुए तथा बिना किसी संपूरक भुगतान के या कम भुगतान के किया गया कोई प्रयोग, मतलब किसी वस्तु पर प्रयोग किया और उस वस्तु की जिसकी ये चीज थी उसको कम पैसे दिया तो उसकी ये जो उसके लड़ने की जो शक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोपरेसी बोलते हैं। जैव संसाधनों में वह सभी जीवधारी पेड़ पौधे जंतु शामिल हैं जिनका प्रयोग किसी लाभ के लिए किया जा रहा है। वह ज्ञान जो इस जैव संसाधनों को सदियों से उपयोग में आधार पर विभिन्न मानव समुदायों द्वारा विकसित किया गया परंपरागत ज्ञान कहलाता है। तो इसको आपको पढ़ के रखना है। तो भारतीय संसद में भारतीय पेटेंट बिल का दूसरा संशोधन पारित किया गया है जिसमें पेटेंट संबंधी जो आकस्मिक जो प्रावधान थे उनके शोधों का उसमें वर्णन किया गया है। तो आप इन सभी को पढ़कर रखेंगे, ये उम्मीद करते हैं बहुत जरूरी आपके लिए भाई बन जाता है ये सब के सब याद रखना। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद और बने रहिए हमारे चैनल पर। अब थोड़े से ही चैप्टर बचे हैं, कल अगले चैप्टर का शुरुआत करेंगे, चैप्टर 13 का। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।